आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। अच्छा, इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं। बेसिकली आपने एक क्राइटेरिया डिफाइन कर लिया कि आप किन रिस्क को एक्सेप्ट करेंगे और कौन से रिस्क होंगे जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जिनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते उनके लिए आप प्लान बनाएंगे, और जिनको आप एक्सेप्ट कर लेंगे उनके लिए प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली आपने एक क्राइटेरिया डिफाइन कर लिया जिसकी बेसिस आपने एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल रिस्क को अलग अलग कर लिया और उसके हिसाब से चीजों को लेके चले गए। तो बेसिकली ये एक ट्रीटमेंट है रिस्क की जो एक्सेप्टेंस की फॉर्म में होती है, हम उसको लेके चल रहे होते हैं। क्विकली पढ़ लेते हैं। द रिस्क एक्सेप्टेंस और रिस्क रिटेंशन मींस द फैक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द आइडेंटिफाइड रिस्क और नॉट टेकिंग एनी अदर एक्शन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क बिकॉज वी कैन एक्सेप्ट इट्स इम्पैक्ट द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज। वी कैन सिंपली से कि यार ठीक है यार जाने दो, लेट्स टेक दैट रिस्क। ठीक है, इस काम को डिफाइन करना कि कौन सा रिस्क लेना है कौन सा नहीं लेना, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। Acceptance criteria are defined to distinguish between acceptable and non-acceptable risk. The decision of what is acceptable can be based on different principles. Of course, ये principles आपने right side पे आपने देख लिए थे। ठीक है, ये clear है, इसमें कोई confusion तो नहीं है क्योंकि हमने बहुत डिटेल से इसको पहले डिस्कस कर लिया था। जी सर। अच्छा, अच्छा, जो मैंने बताया था आपको ये मसला आपको आएगा, थोड़ा सा उसकी क्लैरिटी के लिए एक स्लाइड ऐड की है कि देयर इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन risk avoidance and risk acceptance. Risk avoidance is opposite of risk acceptance. It is the action that avoid any exposure of the risk, whereas it's important to note that the risk avoidance is usually most expensive of all the रिस्क मिटिगेशन प्रोसेस ऑप्शंस। ये लास्ट वाली बात कितनी समझ आई है? रिस्क अवॉइडेंस हमेशा आपको महंगा तरीन ऑप्शन पड़ता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ पीपल, हर तरीके से। वजह why risk avoidance is the most expensive of all mitigation options? कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं why? सर इसमें एक तो ये है कि हमें उसके लिए वर्किंग बहुत करनी पड़ेगी कि ये हम इसको यानी कोई भी हम प्रोजेक्ट लेने से पहले उसको जो है वो एनालाइज करें और फिर हम उस रिस्क को जो है अगर हम अवॉइड कर देते हैं, जैसे हमने वो बैंकिंग एप्लीकेशन की एग्जांपल ली थी, तो वो अब अगर हम उसको एज अपॉर्चुनिटी लेते, हो सकता है अगर हम उसमें सक्सेसफुल हो जाते तो वो हमारे लिए एक मतलब है कि हमारे फाइनेंशियली हमारे लिए एक सपोर्ट हो जाती। लेकिन जब हम उसको अवॉइड करेंगे तो वो भी हम अपना एक लॉस कर रहे हैं कि हमने एक अपॉर्चुनिटी को जो है वो मिस कर दिया। बिल्कुल सही है। अवॉइडेंस की दूसरी रीजन जो है ना वो हमेशा ये है कि देखें, आप हमेशा अपना रिस्क को अवॉइड करने का मतलब ये है कि आप हमेशा अपना रास्ता बदल कर जाएंगे। आपको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। आपका जो मेन कोर्स ऑफ एक्शन है वो मेन कोर्स ऑफ एक्शन जो है आपका चेंज हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपको हमेशा रिस्क अवॉइडेंस जो है ना वो एक्सपेंसिव पड़ती है। सर हम अपने आप को बाउंड कर लेते हैं। आई थिंक अगर हम ज्यादा से ज्यादा अवॉइडेंस करेंगे तो फिर हम खुद बहुत लिमिटेड वे के अंदर बहुत लिमिटेड स्केल के ऊपर आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि ये हमें मतलब एक्सपेंसिव लगता है। बिल्कुल सही है। दूसरा देखें, एक जो एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि कुछ चीजें हैं जो कि आपको ऑब्वियस नजर आ रही है। ठीक है, आप तो अभी जिस तरह की जो बात आप कर रही हैं तो शायद इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हैं कि यार हम रिस्क लेंगे तो नई अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आएंगी। ठीक है ना, तो वो बात मैं आपकी एग्री कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
मैं ये कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे आप एक रोड पे जा रहे हैं, शार फैसल पे जा रहे हैं, और शार फैसल पे यू रियलाइज कि यार मैप दिखा रहा है कि आगे 5 किलोमीटर तक जो है ना नेक टू नेक ट्रैफिक चल रहा है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, पूरी सड़क लाल नजर आ रही है, ठीक है। आपने तारिक रोड की तरफ टर्न कर लिया और एक लंबा चक्कर काट के आप जो है ना अपनी मंजिल पे चले गए। आप यहाँ पे तो रिस्क को आपको, अगर आप मिसाल के तौर पे ये कहती हैं कि नहीं यार जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, जाके देखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपको वो रिस्क बहुत क्लियरली सामने नजर आ रहा था ना। अगर उसके बावजूद भी अगर आप उस तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स कि आप जानते बूझते हुए एक बहुत बड़े रिस्क को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, जिसमें आपका जी आपको आपको नजर ही आ रहा है। मिसाल के तौर पे आपने एक सर्टेन टाइम में किसी जगह पहुंचना था, जैसे अभी कुछ दिन पुरानी बात है, मैंने जो है आप लोगों को टाइम दिया कि मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, और मैं ऑफिस से निकल के अपने हिसाब से जो रास्ता मुझे बहुत आराम से शॉर्ट पड़ता है उस रास्ते पे आ रहा था। मुझसे मिस्टेक ये हुई कि मैंने गूगल मैप्स का सहारा नहीं लिया और मैं डायरेक्टली गाड़ी चलाते हुए उन रास्तों से आ रहा था। सम रीजन वहां पर ट्रैफिक जैम मुझे मिलता रहा, वहां से निकल के मैं ऑल्टरनेट रास्ते पे गया, वहां पे भी ट्रैफिक जैम मिला, और हमारी क्लास तकरीबन आधे पौने घंटे 1 घंटे के डिले से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अगर वो चीज ऑलरेडी देख ली होती गूगल मैप्स के ऊपर, तो शायद मैं कोई ऑल्टरनेट रूट ले लेता और वहां से चला जाता, लेकिन चूंकि मैंने रिस्क को मॉनिटर नहीं किया था, इसकी वजह से मुझे उस रिस्क के अंदर ना चाहते हुए भी उतरना पड़ा। मजबूरी थी, सारा ट्रैफिक वहीं जा रहा था, हम भी वहीं चले गए, फंस गए जाके, ठीक है। सो उस वक्त मेरे लिए मैटर क्या कर रहा था, उस वक्त मेरे लिए टाइम मैटर कर रहा था। आम दिनों में अगर मैं ट्रैफिक में फंस रहा हूँ तो कोई मुझे मसला नहीं है, बिकॉज मैं गाड़ी के अंदर कोई ऑडियो बुक सुन लूंगा, कोई रेडियो लगा लूंगा, कोई म्यूजिक सुन लूंगा, कोई किसी किसी को फोन लगा लूंगा। लेकिन उस टाइम के ऊपर जब हमारी क्लास जो थी वो स्टार्ट होने वाली थी, उस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा चीज मैटर कर रही थी, वो टाइम मैटर कर रहा था। तो टाइम का जो रिस्क था उसको मुझे अवॉइड करना चाहिए था, जो मैं अवॉइड नहीं कर सका बिकॉज मैं उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर रहा था, ठीक है। सो अवॉइडेंस जो है ना वहां पे आ जाती है, ठीक है। जी सर। अच्छा, हम आखिरी की तरफ आ रहे हैं, दैट इज रिस्क प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन क्या चीज होती है कि आप ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को पहले रख देते हैं और लेस इंपॉर्टेंट चीज को बाद में रख देते हैं, सही है। तो रिस्क के साथ भी आपको इसी तरह का हिसाब किताब रखना पड़ता है। एग्जाम्पल इसको पढ़ लेते हैं डिटेल से, फिर उसको आगे देख लेते हैं। In the risk prioritization step, the overall set of identified risk events, their impact assessments, and their probabilities of occurrence are proposed to drive a most to least critical rank of the identified risk. The major purpose of prioritizing risk is the form of the basics. आपने बेसिकली किया क्या, आपने रिस्क को क्रिटिकल से लेस क्रिटिकल की फॉर्म में प्रायोरिटाइज कर दिया गया। सबसे ज्यादा क्रिटिकल ये वाला है, उसके बाद ये वाला है, उसके बाद ये वाला है, उसके बाद ये वाला है। और किसी भी चीज की क्रिटिकलिटी आपने वही वंस अगेन वही दो चीजों पे निकाली। क्या चीजें थी? इम्पैक्ट और लाइकलीहुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रिस्क और उसका इम्पैक्ट, ठीक है। ये वही वाला टेबल है जो नीचे हम पिछले 3 दफा देख चुके हैं, उसी की एक और नई शक्ल है। वो ये है कि लाइकलीहुड में आपने बता दिया कि हाँ सर्टेनली इसने आना ही आना है, लाइकली आ जाएगा, हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो हो जाए, अनलाइकली कि वो आए, और ये तो ना होने के बराबर है, बहुत रेयर है कि ऐसी कोई चीज आती है। तो आपने लाइकलीहुड यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इम्पैक्ट में आपने डिफाइन कर दिया कि जी इसका कोई इनसिग्निफिकेंट सा यानी बहुत हल्का सा इम्पैक्ट होगा, जो कि इट्स ओके, माइनर इम्पैक्ट है, मॉडरेट इम्पैक्ट है, सीरियस इम्पैक्ट है, या कैटास्ट्रोफिक है यानी कि डिजास्ट्रस इम्पैक्ट हो सकता है। तो आपने इनकी बेसिस के ऊपर रिस्क को प्रायोरिटाइज कर लिया। प्रायोरिटाइजिंग इज द identify similar to recognizing risk. Listing every potential risk to a project is necessary before any assessment can take place. आपको पहले सारे रिस्क ये जगह लिस्ट डाउन करने पड़ेंगे,
उसके बाद आप उसकी असेसमेंट कर सकते हैं कि क्या है। तो पहला काम तो आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। नंबर 2 इज मेजर द लाइकलीहुड, यानी कि each risk identified should be given a ranking based on the likelihood of them occurrence. आपने उसकी बेसिस के ऊपर एक ना कुछ रैंकिंग डिफाइन कर दी कि आपके पास प्रायोरिटाइज कौन सा है। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं, इसका रीजन ये है कि हम सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रिस्क है पहले उसको कवर करें, फिर उसके बाद दूसरी चीज को कवर करें, फिर उसके बाद हल्की चीज को बाद में कवर करें। क्योंकि हर रिस्क को कवर करने के लिए आपके पास आपकी एफर्ट उसमें एंगेज हो जाती है, जिसकी वजह से आप जो है ना चीजों को टाइमली बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज आपके पास आ जाती है, यस, लास्ट टॉपिक हमारा है रिस्क कंट्रोल। रिस्क कंट्रोल इज द मेथड बाय व्हिच द कंपनी आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल लॉसेस एंड devise strategy to reduce or terminate the risk losses. It is a technique for identifying potential risk in the project. Its technical and non-technical aspects. सही है, ये बात भी हम पहले देख चुके हैं। The 5 best risk assessment control measurements are elimination. We have already discussed this earlier in this post that elimination should always be the first control measure to be considered. ठीक है, आप सबसे पहले तो उस रिस्क को एलिमिनेट कर दो, प्रोसेस के थ्रू, काम के थ्रू, अच्छे काम करके आप उस प्रोसेस को अवॉइड कर सकते हैं, बेहतर तरीके से चीजें जा सकते हैं। पहला काम तो हमें अवॉइड करना चाहिए। सब चीज आ जाती है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन इज द सेकंड बेस्ट कंट्रोल दैट वी कुड यूज। सब्स्टिट्यूशन कैसी चीज होती है कि आपके पास टायर पंचर हो गया, आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया अपने दूसरे टायर के थ्रू। एलिमिनेशन ये है कि आपने खराब सड़क पे गाड़ी चलाई नहीं, आपके टायर पंचर होने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई। इन केस अगर टायर पंक्चर हो जाता है तो आपने बैकअप में दूसरा टायर रखा हुआ है, जिसे स्टेपनी कहते हैं, आपने उसको ओरिजिनल टायर से सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपने रिप्लेस कर दिया। तो उसके बाद आप कुछ कंट्रोल्स होते हैं जो आप लगा सकते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर आप रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इंजीनियरिंग कंट्रोल्स आ जाते हैं। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स क्या होते हैं? वो तमाम कंट्रोल्स होते हैं जो कि आपके ओवरऑल प्रोसेस की बेसिस के ऊपर होते हैं, यानी कोई काम करने का जो प्रोसेस होता है उसको इंजीनियरिंग कंट्रोल्स के मध्य में डाला जाता है कि आप काम को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स ये होते हैं कि वो तमाम चीजें जो सपोर्ट में होती हैं। मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी के अंदर टायर रिप्लेसमेंट के तौर पे रखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ये है कि आपने उसके साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पंप भी रखा हुआ है कि इन केस अगर हवा कम हो जाए टायर के अंदर तो आप उसको टायर के अंदर हवा फिल करवा लें। एंड पर्सनल प्रोटेक्शन ये होती है कि आप खुद से एज एन इंडिविजुअल उस चीज को अवॉइड करें। तो इन सारी चीजों के साथ बेसिकली आप रिस्क के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, किसी हद तक उसको बचा सकते हैं, उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, उसकी लाइक्लीहुड को कम कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट चीज, लास्ट स्लाइड ऑफ द डे, जो हम बात शुरू से कर रहे थे और उसके ऊपर काफी बात हमारी हुई भी है, ये बेसिकली आपका टर्म प्रोजेक्ट है। ठीक है, इस टर्म प्रोजेक्ट में आप लोगों ने एक अदद एक्सेल फाइल जमा करानी है। उस एक्सेल फाइल के अंदर आपका जो भी एक्चुअल रनिंग प्रोजेक्ट है उसके टॉप 10 जो मेजर रिस्क है, आपने उनके अगेंस्ट ये RIMM प्लान बनाना है। अच्छा, लास्ट टाइम सवाल पूछा गया था कि जी RIMM प्लान तो हमें इंटरनेट पे नहीं मिल रहा, हमें RMMM मिल रहा है प्लान। ठीक है, बेसिकली RMMM प्लान में और RIMM प्लान के अंदर जो फर्क है वो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस का फर्क है। ठीक है, RIMM मींस रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मिटिगेशन, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट प्लान। आपने रिस्क लिखा, आपने ये लिखा कि उस रिस्क को आइडेंटिफाई करने के तरीके क्या होंगे अगले कॉलम में, उसके अगले कॉलम में आपने लिखा कि इसके लिए आप मिटिगेशन के क्या प्रोसेस करेंगे, उसको आप मॉनिटर कैसे करेंगे, और अगर उसके बावजूद भी अगर वो रिस्क अकर हो जाता है तो उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाएगी। एग्जाम्पल ये है कि जी फॉर एग्जाम्पल एक रिस्क है कि आपका प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। ठीक है, आपने उस रिस्क की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? उसकी आइडेंटिफिकेशन इस तरह से होगी कि आपने
वो सारे फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए कि जिसकी बेसिस के ऊपर आपका प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। रिक्वायरमेंट टाइम पे नहीं आई, आपकी जो टीम थी वो इक्विप्ड नहीं थी प्रॉपर टूल्स के साथ, उनकी एक्सपर्टीज प्रॉपरली अवेलेबल नहीं थी, या आपकी टीम किसी और प्रोजेक्ट में एंगेज हुई थी, वहां से डिले हो गया। आपने वो सारे एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए जहां पे आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला स्टेप जो आता है वो आता है मिटिगेशन। आपने उन तमाम एरियाज के अगेंस्ट क्या एफर्ट ली जिसकी बेसिस के ऊपर आपने उसका इम्पैक्ट जो था ना उसको रिड्यूस कर दिया। आपने टीम वो जो डिले आने के चांसेस थे उस डिले के अंदर आपने ऐसे क्या किया कि आपने उसका इम्पैक्ट रिड्यूस कर दिया। आपने कोई बैकअप टीम अवेलेबल कर दी उसके लिए, आपने अपने पास जो रिक्वायरमेंट्स की अवेलेबिलिटी थी क्या उसके लिए आपने पहले से क्लाइंट को ऑनबोर्ड किया हुआ था, या आपने कोई और मेथोडोलॉजी यूज की थी, या आपने क्लाइंट्स को किसी और दूसरा प्रोजेक्ट दिखाकर कि हाँ यार इसका जैसा प्रोजेक्ट हम दोबारा से बना लेते हैं तुम्हारे लिए, इसकी ये वाली फंक्शनलिटी हम कॉपी कर देते हैं। तो दैट मीन्स कि वो रिक्वायरमेंट उसके पास से आ रही नहीं थी, आपके पास ऑलरेडी रिक्वायरमेंट मौजूद थी, वो सोर्स कोड मौजूद था, तो आपने सॉफ्टवेयर को यूज कर लिया, तो आपने टाइम बचा लिया। आपने मिटिगेशन की एक्टिविटीज जो की ना, आपने जो एफर्ट्स की वो आपने उसके आगे लिख दी। मॉनिटरिंग क्या होती है? मॉनिटरिंग ये होती है कि जी आपने ये सारे काम कर लिए, उसके बाद आप हल्का फुल्का चेक रखते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, सही है, एक केयरफुली आप उसको देखते रहते हैं कि यार कोई लेट तो नहीं हो रहा। अब उसकी एक्टिविटी के अंदर आपने बोला कि अच्छा ठीक है, हम लोग हर हफ्ते फ्राइडे के दिन प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट बनाएंगे कि जी हमारा प्रोजेक्ट आया टाइम पर है, या हम स्लिप हो रहे हैं, हम डिले हो रहे हैं। या वो फ्राइडे हो या हर ऑल्टरनेट डे हो या हर 15 दिन के बाद हो, डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट किस नेचर का और किस फेज में मौजूद है। शुरू के फेजेस में ये फ्रीक्वेंसी बहुत कम भी हो सकती है, आगे जाके फ्रीक्वेंसी बढ़ा के जो है इसको वीकली या डेली बेसिस पे भी लाया जा सकता है जब प्रोजेक्ट क्लोजर कंप्लीट टाइम के करीब होता है। तो आपने क्या किया कि आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को डिफरेंट स्टेटस रिपोर्ट्स के साथ टैग कर दिया कि जी कौन सी चीज किस तरह से आ रही है, ताकि हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हो। इन केस अगर वो प्रोजेक्ट फिर भी डिले हो जाता है तो फिर आपने क्या करना है, वो मैनेजमेंट का पार्ट है। तो बेसिकली आपके पास 5 कॉलम्स बन रहे हैं। उन 5 कॉलम्स के अंदर पहले के अंदर आप रिस्क लिखेंगे, उस रिस्क की आइडेंटिफिकेशन बताएंगे कि यार ये रिस्क इन पॉसिबिलिटीज की वजह से अकर हो सकता है। फिर आप मिटिगेशन प्रोसेस में डिफाइन करेंगे कि आप क्या क्या एफर्ट्स कर रहेंगे उन चीजों को मिटिगेट करने के लिए कि वो रिस्क आपके पास जो है मिटिगेट हो जाए, उसका इम्पैक्ट लो हो जाए। और तीसरी चीज आप करेंगे कि आप ये देखेंगे कि यार मैं इसको रिस्क को कंटिन्यूसली चेक करने के लिए क्या मैकेनिज्म यूज करूंगा। मिसाल के तौर पे गाड़ी के अंदर आपके पास डैशबोर्ड होता है जो आपको स्पीड दिखा रहा होता है और डिफरेंट दूसरे पैरामीटर्स दिखा रहा होता है गाड़ी से रिलेटेड। तो वो क्या चीज होती है, वो आपकी गाड़ी की मॉनिटरिंग हो रही होती है रन टाइम बेसिस के ऊपर कि गाड़ी की स्पीड कितनी है, आरपीएम कितना जा रहा है, गियर कौन सा लगा हुआ है, इंडिकेटर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लाइट ऑन हुई भी है कि नहीं हुई भी, वगैरह वगैरह, फ्यूल कितना है। तो ये सब चीजें आपकी मिटिगेशन प्रोसेस, सॉरी ये सारी चीजें आपकी मॉनिटरिंग प्रोसेस का पार्ट आ जाती है। फिफ्थ कॉलम में जो चीज आप उस रिस्क के बारे में लिख रहे होंगे वो ये कि इन केस वो रिस्क अकर हो जाता है, कुछ भी करके आपने सारी कोशिशें की, उसके बावजूद भी अगर वो रिस्क अकर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आप कौन सी टीम्स को एंगेज करेंगे, आप कौन से काम करेंगे। तो डिपेंड करता है कि वो रिस्क किस तरह का है। वो रिस्क अगर नेचुरल डिजास्टर की फॉर्म में है तो हो सकता है कि आपने ये बोला हो कि भाई हर फ्लोर के ऊपर एक फ्लोर वार्डन होगा जो तमाम लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकालेगा और एक असेंबली एरिया में जमा कर देगा, सही है। अगर वो रिस्क किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट टीम्स को एंगेज करेंगे डिफरेंट, ताकि उस प्रोजेक्ट के उस प्रॉब्लम को रेस्क्यू किया जा सके। वो रिस्क अगर इस तरह का है कि जिसके अंदर आपकी बहुत कोई कैटास्ट्रॉफिक किस्म की सिचुएशन है जिसके अंदर कोई तूफान वाला एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, या आपका डेटा जो है वो किसी रिमोट साइट पे पड़ा हुआ है और वहां पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस तरह की सिचुएशन के लिए आप हो सकता है कि आप अपना डेटा रन टाइम पे किसी और जगह मूव कर रहे हो, या बैकअप जो आपने लिए हुए थे वो किसी और जगह रिस्टोर करवा रहे हो, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें उसकी मैनेजमेंट पार्ट में आ जाएंगी। सो रिस्क क्या है, उस रिस्क की आइडेंटिफिकेशन आप किन जरियों से कर रहे हैं, कौन सी एफर्ट्स आपने की कि वो रिस्क रिड्यूस हो जाए, उसका इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाए, आप उस चलते हुए प्रोजेक्ट के अंदर
क्या स्टेप्स लेंगे ताकि आप उसको मॉनिटर कर सकें कि आपका रिस्क विद इन लेवल मौजूद है या लेवल से ऊपर जा रहा है, एक्सेप्टेबल लेवल के अंदर है या नॉन एक्सेप्टेबल लेवल के अंदर है। इन केस अगर वो नॉन एक्सेप्टेबल लेवल पे चला जाता है या वो रिस्क अकर हो जाता है तो क्या एक्शंस, क्या स्टेप्स लिए जाएंगे उस रिस्क को अकाउंट फॉर करने के लिए। ये है बेसिकली आपका RIMMM प्लान। ठीक है, इसकी जो डेडलाइन आपके पास है वो नेक्स्ट फ्राइडे तक की है और ये बेसिकली ओवरऑल चीज है। अब मुझे बताइए इसमें कोई क्लैरिटी चाहिए तो हम आगे बात कर लेते हैं। सर डेडलाइन थोड़ी सी एक्सीड नहीं हो सकेगी क्योंकि एक वीक के अंदर मतलब थोड़ा सा मैं जाती तौर पे करना चाहता हूँ लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट लाइकली जो अगली क्लास हमारी होगी उसमें वो हमारी लास्ट क्लासेस में से हो रही होगी क्योंकि हमारे 11 तारीख को या 12 तारीख को हमारा फाइनल एग्जाम है, तो उससे पहले असेसमेंट्स वगैरह सारी चीजें जमा करवानी होती है आपको उनकी। जी सर। ठीक है, तो ये शुरू में बात करने का जो मकसद था जब हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था उस वक्त इसको डिस्कस करने का जो मकसद था वो भी यही था। आप लोगों को इसके ऊपर एक छोटा सा असाइनमेंट देने का भी जो मकसद था वो यही था कि आप लोग थोड़ा सा इसको प्रिपेयर कर लें। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, मेरे हिसाब से अगर आप बैठेंगे तो 1 घंटे से 2 घंटे ज्यादा से ज्यादा लगेंगे और आपका ये काम हो जाएगा। बिकॉज ये हमने जितना कुछ अब तक पढ़ लिया है, ये क्लास में हमने डिस्कस किया है, आपको काफी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी इस चीज को अकाउंट फॉर करने के लिए। तो चल अब लंबा प्रोजेक्ट नहीं है ये, ठीक है, तो उसके लिए परेशान ना हो। कहीं कंफ्यूजन हो रही हो तो आप सबके पास मेरे फोन नंबर्स मौजूद हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। तो आई थिंक आज का लेक्चर फिर हम लोग क्लोज करते हैं यहाँ पे और नेक्स्ट क्लास में जी बोले सर ग्रुप साइज क्या होगा? ग्रुप इंडिविजुअल है ये प्रोजेक्ट इंडिविजुअल हमने अकाउंट फॉर करना होगा। सर मतलब ये एक्सेल फाइल ही है ना, कोई इसमें रिपोर्टिंग वगैरह जैसे होता है वो तो नहीं ना, जस्ट एक्सेल फाइल हमें सबमिट करवानी है? आपने सिर्फ एक्सेल फाइल जमा करवानी है और कुछ भी नहीं है। हाँ, एक्सेल फाइल को जितना साफ सुथरा रख सकते हैं जरूर साफ सुथरा रखिएगा, बिल्कुल ही ब्लैंक ना रखिएगा। थोड़ी लाइनें शाइनें बना दीजिएगा, थोड़ा कॉलम शॉलम बना दीजिएगा, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे और कोई बात नहीं है, प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, ये बातें करना जरूरी इसलिए भी है बिकॉज आप तमाम हजरात जो है, खवातीन हजरात, आप तमाम लोग IT ग्रेजुएट्स हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो फॉर्मेटिंग और इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन और आउटर वर्ल्ड के अंदर, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। आप किसी क्लाइंट के सामने अगर अच्छी प्रेजेंटेड चीज रखेंगे तो आपके बहुत सारे जो मामलात होते हैं ना वो आपके छुप जाते हैं, जो गलतियां जो होती है ना वो छुप जाती हैं। लेकिन आपने अगर बिल्कुल रॉ फॉर्म में कोई चीज रखी हुई है तो उसमें गलतियां बहुत एक्सपोज होती हैं और दूसरा ये कि वो प्रेजेंटेबल नहीं लगती किसी और के सामने। अब यही चीज अब आप किसी CEO लेवल के लेवल पे किसी डिसीजन मेकर के सामने रखेंगे तो वहां पे भी आपका जो फॉर्मेटिंग या इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये जो कम्युनिकेशन वाले चीजें हैं इसके ऊपर थोड़ा सा काम जरूर करा करें। ठीक है सर, ये अपने किसी सॉरी सर ये अपने किसी भी प्रोजेक्ट जो अभी हमारा करंट ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा हो उसी को देखते हुए इस डॉक्यूमेंट को फिल आउट कर लें। एग्जैक्टली आपका जो एक्चुअल कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा होगा आपने उसको बेसलाइन बनाना है उसके लिए। सही है सर, थैंक यू सर। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।